वाढवणं, त्याच्या पलीकडे काही रस्त्याच्या पलीकडे सुद्धा विकास आहे आणि तो रस्त्याच्या पलीकडे सुद्धा विकास आहे आणि तो म्हणजे खरा झोपडपट्टीमधला विकास. या झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या माणसाला बिल्डरवरती सोडलंय अशी गोष्ट. आता त्यांनी बिल्डरवरती सोडलंय अशी गोष्ट. शास्त्राला आम्ही असं म्हणतोय तुम्ही बिल्डर कशासाठी, शास्त्राला आम्ही असं म्हणतोय तुम्ही बिल्डर कशासाठी. तुम्ही सुद्धा त्या काँग्रेसवाल्यांवरती विश्वास ठेवता, राष्ट्रवादीवाल्यांवरती विश्वास ठेवता की जे स्वतःच बिल्डर आहे. आता बिल्डर तुमचं भलं करणार आहे का? कुठंतरी विचार करा, तुमचं भलं करणार असेल तर बिल्डर नाही झालं, भलं करणार असेल आहे कार्यकर्ते झालं, मला तमुक झाला, मला तमुक झाला, आता मला त्याच्यातून वाचव. कुठेतरी आपली विचार करण्याची बुद्धी साबूत ठेवा. तिथे बिल्डर हा घर बांधतो नाही असं नाही, पण नफ्यासाठी बांधतो. झोपडपट्टीवासियांना घरं पाहिजे ती फुकट घरं पाहिजे, आणि फुकट केव्हा घरं पाहिजे तर मग काय म्हणतो, तुला चाळ बांधून देतो, त्याच्यामध्ये राहा. हे स्वप्न बघा, पण कधीतरी मला सुद्धा 500-550 स्क्वेअर फूट, मी ज्या वस्तीमध्ये राहतो, त्या वस्तीमध्ये राहतो, 550 फुटाचं घर जेवढ्या झोपड्या आहेत त्यांना देऊ शकतो की जेवढ्या झोपड्या आहेत त्यांना देऊ शकतो की न देऊ शकतो. पण ते काम शासनाने केलं तर शक्य आहे, शासनाने केलं तर शक्य आहे, बिल्डरने केलं ते शक्य नाही. ते काम शासनाने केलं तर शक्य आहे, ते काम शासनाने केलं तर शक्य नाही हे आपण लक्षात. ते काम बिल्डरने केलं तर शक्य नाही हे आपण लक्षात. परंतु आपण सुद्धा न विचार करता कोणालाही सत्या ठिकाणी होतो आणि आपण आपलाही उद्ध्वस्तपणा त्या ठिकाणी करून घेतो, आणि आपण आपलाच उद्ध्वस्तपणा त्या ठिकाणी करून घेतो. अशी असणारी परिस्थिती. ही निवडणूक मी असं मानतो, निवडणूक आहे, ही महत्त्वपूर्ण निवडणूक आहे. भारतीय जनता पक्ष यांनी असणारं जाहीरच केलं की आम्ही असणारं संविधान बदलणार, हुकुमशाही देशाला घेऊन येणार, हुकुमशाही आमच्या सरकार टिकावं म्हणून दंगलीचा असणारा रस्ता जाहीर केल्यानंतर आपल्याला शांतता पाहिजे का? हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग. इथे डॉक्टर अनवर शेख यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे उमेदवार शरद पवारांची कोण गॅरंटी घेऊ शकता का की तो बीजेपी बरोबर जाणार नाही? आता ज्याची गॅरंटी घेता येणार नाही की तो बीजेपी बरोबर जाणार, त्याच्या उमेदवाराकडे बघाच इथल्या सारे मुस्लिम मौलवी विचार कि कब से आपका और शरद पवार का प्यार है, 2014 बिन बुलाए मेहमान की तरह बीजेपी को सपोर्ट दिया, और अभी भी दोस्ती एक के साथ में है, लेकिन शादी दूसरे के साथ में ऐसी उनकी परिस्थिति। उनकी दोस्ती है कांग्रेस के साथ,
उनकी दोस्ती है कांग्रेस, लेकिन वो शादी करना चाहते कांग्रेस बीजेपी के साथ, लेकिन वो शादी करना चाहते कांग्रेस बीजेपी। और ये शादी इलेक्शन के बाद हो, और ये शादी इलेक्शन के बाद हो। इसलिए मुस्लिम समाज से मैं आगाह करता हूँ, इसलिए मुस्लिम समाज से मैं आगाह करता हूँ, आपकी परिस्थिति बहुत नाजुक, आपकी परिस्थिति बहुत नाजुक है। आप और यहाँ का क्रिश्चियन समाज जो है, और यहाँ उसके हालत क्या होगी अगर ये सुनना है, उसके हालत क्या होगी अगर ये सुनना है। देश के 8 मंत्री है, इस देश के नाम क्या है, 8 मंत्री है, उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारामन। मैं हर मुसलमानों से कहता सीताराम, मैं हर मुसलमानों से कहता वोट करने के पहले, वोट करने के पहले, मन बनाने के पहले, निर्णय लेने के पहले, मन बनाने के पहले, निर्णय लेने के पहले, इनके जो पति है जिसका नाम निर्मला सीतारामन, इनकी कला प्रभाकर, जिसका नाम कला प्रभाकर, उनकी यूट्यूब पर कला प्रभाकर, उनकी यूट्यूब पर मुलाकात, एक 30-35 मिनट की उनकी मुलाकात है, एक 30-35 मिनट की उनकी मुलाकात। 30-35 मिनट में उन्होंने, उस 30-35 मिनट में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी दोबारा सत्ता पर आते, और आरएसएस और बीजेपी दोबारा सत्ता पर आते और मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो यहाँ के अक़लियतों का क्या हाल होगा, तो यहाँ के अक़लियतों का क्या हाल। उस पर उन्होंने बयान किया, उस पर उन्होंने बयान, उन्होंने ये कहा कि गुजरात, ये प्राइम मिनिस्टर, ये कहा कि गुजरात से ये प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर से गुजरात में थे, यही चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, यही चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ क्रिश्चियन इनको टारगेट, एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ क्रिश्चियन इनको टारगेट बना के। और जिस दिन ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करेगा, और जिस दिन ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करेगा, अपनी सत्ता डिक्लेयर करेगा, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गली गली में गोधरा और मणिपुर, ये गली गली में गोधरा और मणिपुर, जो जब तक समाज अस्थिर है, तब तक समाज अस्थिर पता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, तब तक उसको पता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, और उसको अपने आप को बचाना है, और उसको अपने आप को बचाना है अस्थिर, उसको तो समाज को वही अस्थिर करने का रास्ता, और वही अस्थिर करने का रास्ता, वही अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा उस मुलाकात, वही अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा उस मुलाकात में उसने बताया। अब सरकारी तौर से कहूँ तो वो भी ये, अब सरकारी तौर से कहूँ तो वो भी ये इंफॉर्मेशन सरकारी के हकदार है, इंफॉर्मेशन उनको भी जानकारी रहती है, वो भी एक पढ़ा लिखा, उनको भी जानकारी रहती है, वो भी एक पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एक इकोनॉमिस्ट है। इसलिए सरकार की क्या सोच है, इसलिए सरकार की क्या सोच है, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या रवैया होगा, क्या प्लानिंग, उसके बाद से उन्होंने क्या रवैया होगा, उसके बाद से उन्होंने यही शरद पवार और शिवसेना जो है, यही शरद पवार भी आप और शिवसेना जो है, तो हम आने के लिए तैयार है, हमको साथ में ले रहे हैं, तो हम आने के लिए तैयार, हम नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह रहे, हम आएंगे आपके साथ, हम नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह रहे, हम आएंगे आप। लेकिन हमने कहा कि जिस सेक्युलर, लेकिन हमने कहा कि जिस विश्वास रखे और वो अपने को वोट देंगे, अपन विश्वास रखे और वो अपने में वोट देंगे, हम लोगों ने उनको आश्वासन देना चाहिए, हम लोगों ने उनको आश्वासन देना चाहिए, हमने उनको आश्वासन देना चाहिए। 5 साल के लिए आपने हमको चुन के, 5 साल के लिए आपने हमको चुन, 5 साल के लिए आपने हमको चुन के दी दीजिए, 5 साल के लिए आपने हमको इसलिए दी दीजिए। इस 5 साल में भारतीय जनता पक्ष के साथ, इस 5 साल में भारतीय जनता पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, एक विश्वास संबंध नहीं, एक विश्वास की बात, एक विश्वास की बात। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा राजनीति में ऐसा नहीं, तुरंत उन्होंने कहा राजनीति में ऐसा नहीं दे सकते, हम आश्वासन नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम आश्वासन नहीं लिख के सकते, अगर तुम आश्वासन नहीं दे नहीं लिख के पिछले दरवाजे से, इसका मतलब ये चालू ही पिछले दरवाजे से आपकी बातचीत चालू है, पिछले दरवाजे से आपसे बातचीत चालू है, पिछले दरवाजे से आपसे बातचीत चालू है। ऐसा खाना मुंह में ही जाना है, ऐसा खाना या ऐसा खाना मुंह में ही जाना है, तो बीजेपी को वोट मत दो लेकिन एनसीपी को वोट दो, बीजेपी को वोट मत दो लेकिन एनसीपी को वोट दो। उसका मतलब यही है कि बीजेपी जो है, एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ है,
एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ में जाने के बाद चिल्लाने से, बीजेपी के साथ में जाने के बाद चिल्लाने से क्या मिल चुका है? इशारा मिल चुका है। राजनीति इशारों पे चलती है, राजनीति इशारों पे चलती है। मोदी जी ने तो उससे आगे जाके कहा, मोदी जी ने तो उससे आगे जाके कहा बाला साहब ठाकरे के जो मुश्किल बाला साहब ठाकरे के जो मुश्किल एहसान है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ में कोई बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है तो उससे बचाने की बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है तो उससे बचाने के लिए मतलब क्या हुआ? सबसे आगे रहो। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले दरवाजे से बातचीत शुरुआत है, पिछले दरवाजे से बातचीत, पिछले दरवाजे से बातचीत शुरुआत हो और पिछले दरवाजे से बातचीत शुरुआत हुआ इलेक्शन के बाद। इसका मतलब ये हुआ इलेक्शन के बाद ये सभी जन इकट्ठा होंगे ऐसी परिस्थिति। ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक आगाह करने की घंटी बज चुकी है, एक आगाह करने की घंटी बज। जो मौलवी है, मैं उनसे ये मौलवी है दूसरे मौलवियों से कहिए, उनसे ये कहूंगा कि दूसरे पहले समाज के अंदर क्या चल रहा है ये देखो, कि पहले समाज के अंदर क्या चल रहा है ये देखो। मौलवियों का उठ बैठ जो है वो सिर्फ मुसलमानों में है, उसके बाहर नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों में है, उसके बाहर नहीं है। एक बड़ी कश्मकश चल रही है, एक बड़ी कश्मकश चल रही है। ओबीसी की सबसे बड़ी कश्मकश यहाँ पे चल रही है, ओबीसी की सबसे बड़ी कश्मकश यहाँ पे चल रही है। ओबीसी अपने आरक्षण को बचाने के लिए कह रहा है, ओबीसी अपने आरक्षण को बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे मराठा से बचना है। ओबीसी अपना आरक्षण बचाने के लिए कह रहा है, ओबीसी अपना आरक्षण बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे मराठा से बचना है। निर्माण कर रहा हूँ और मैं इसकी अपनी ताकत निर्माण कर रहा हूँ और इसकी अपनी ताकत करने के लिए दूसरों को वोट नहीं दूंगा। ये उनका फैसला, मैं दूसरों को वोट नहीं दूंगा, ये उनका फैसला हो चुका है। ये फैसला हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। अगर मौलवी हर समाज में अगर उठ बैठक होती है, अगर मौलवी हर समाज में अगर उठ बैठक होती है तो इस बात का ऐसा होगा कि ओबीसी मराठा को ऐसा तैयार नहीं है, ओबीसी मराठा को वोट देने के लिए तैयार नहीं है और मराठा ओबीसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बिना जानकारी से, बिना जानकारी से मेरी कल रात को भी बात हुई, मेरी कल रात को भी बात हुई। औरंगाबाद में मराठवाड़ा के जितने भी बोलने थे उनसे बातचीत, मैं मराठवाड़ा के जितने भी बोलने थे उनसे बातचीत कि आपकी धनगरों के साथ उनसे सीधा बातचीत हो, कि आपकी धनगरों के मालियों के साथ बातचीत हो, क्या आपकी मालियों के साथ में बातचीत, क्या आपकी जो नुमाइश है उनके साथ में आपकी बातचीत, क्या आपकी भिल्लों के साथ में आपकी बातचीत, क्या आदिवासियों के साथ में आपकी बातचीत? तो कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर फैसला कैसे कर रहे हो? मैंने कहा हक से पूछ रहा हूं कि फैसला आप कैसे कर रहे हैं? बोले हम लोग ने क्या करना है। तो मैंने कहा पहला परिस्थिति की जांच लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमको वोट दो, मैं ये कह रहा हूं कि पहले परिस्थिति को जांच लो और परिस्थिति को जांच करने के बाद ही, परिस्थिति को जांच करने के बाद ही आप फैसला लें। कल ऐसा ना हो कि आप जिसके साथ में खड़े हुए वही गिर गया और जिसको आपने विरोध किया वही जीत गया, तो आपकी क्या हालत है? मैं कहा पिछले 6 महीने से मैं मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं, यह बीजेपी को जिताना और हराना ये आपके हाथ में है। बीजेपी को जिताना या हराना ये आपके हाथ में है, लेकिन ये करने के लिए आपको मुसलमान बनना होगा। ये नहीं कि मैं कांग्रेसी मुसलमान हूँ, ये नहीं कि मैं एनसीपी का मुसलमान हूँ, ये नहीं कि फलाने पार्टी का मुसलमान हूँ। सही अर्थ में आपको मुसलमान बनना है, सही अर्थ में आपको मुसलमान बनना होगा और सही अर्थ में मुसलमान बनोगे तब जाके बीजेपी का हराओगे, नहीं तो आप ही बीजेपी को ले आओगे। ऐसी एक बात। आप लोगों ने शरद पवार की तकरीर सुनी होगी। शरद पवार ने किस बात पर
आड़े हाथ से कभी मोदी को दिया ये 10 दिनों में? ये जुमला चल रहा है ना, ये तो देश के लिए हानिकारक, लेकिन हानिकारक कैसे है, क्यों है, ये तो बताओ। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, डर है कि अगर हम लोग असलियत पर उतार आएंगे, अगर मोदी की असलियत बताना शुरुआत करेंगे, तो जिसको नोटिस गई है वो जेल में दिखाई देगा और अपने परिवार को बचा नहीं पाए। ये जो राजनीति चली है ये आपके लिए नहीं चली, चाहे एनसीपी की राजनीति हो, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की राजनीति हो, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। और जब अपने बचाव के लड़ रहे हैं तो आपकी लड़ाई कौन है? इसलिए मैं मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं कि आप सोच विचार करके वोट करें। पहाड़ी इलाका, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पहाड़ी इलाका, यहां के मौलवियों को मैं पूछता हूं कितने आदिवासी आप ये जानते हो? कितने आदिवासी है ये आप जानते हो? कितने आदिवासियों ने मणिपुर की कांड हुआ उस पर जुलूस निकाले, मोर्चे निकाले और यहां की सरकार का विरोध किया? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 3 लाख आदिवासी पहाड़ों में रहते हैं। 3 लाख आदिवासी कि जिन्होंने जुलूस निकालकर बीजेपी का और यहां के राजनीतिक दलों का धिक्कार किया कि किसी ने भी मणिपुर के आदिवासियों को बचाने के लिए आगे नहीं आए और 80 दिन तक उनकी किसी ने आवाज भी उठाई। आज ये आप समझते हो कि ये आदिवासी इनको वोट देंगे? आदिवासी जो है एक नया मित्र ढूंढ रहा है, आदिवासी जो एक नया मित्र ढूंढ रहा है, ओबीसी जो एक नया मित्र ढूंढ रहा है। क्या मुसलमान उसका मित्र हो सकता है? राजनीति का दोस्ताना हो सकता है? आप रहे पटेलों के साथ, आप रहे बामनों के साथ और मारपीट खाते रहे। एक नया रास्ता, मैंने कल जो बैठे थे उनसे मैंने कहा कि 1990 के बाद मुझे यूपी और बिहार में दंगे फसाद की राजनीति हुई क्या, मुझे बताओ। 90 के बाद क्यों नहीं हुई? 90 के बाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां के मौलवियों से हमने कहा था एक मौका, वीपी सिंह के नाम से एक मौका दी, ओबीसी के नाम से एक मौका दी, एक नई राजनीति की पहल शुरुआत हो रही है। अभी तक आप रोक नहीं सके। हम कह रहे हैं इस रास्ते से आप चलोगे तो वहां की दंगों की राजनीति है वो खत्म हो जाए। अब 90 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में दंगों की राजनीति खत्म हुई और उसके बाद में मुसलमान और हिंदू अलग अलग रहे, इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति वहां पे शुरू हुआ। क्या मुसलमान इस बात को सोचेगा नहीं कि अंधे प्राणी की तरह वो कांग्रेस 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 ही करता रहेगा और उसके मित्र पक्ष ही कहता रहेगा? अगर यही रवैया आपका रहा तो जो आइसोलेशन की राजनीति आपकी शुरुआत, आपको बगल रखने की जो राजनीति शुरुआत बीजेपी ने शुरुआत की, उसी की लाइन को जो है आज कांग्रेस ने लकीर खींच दी और कहा है कि हम मुसलमानों को उम्मीदवार दें। वही बात है एनसीपी की, उन्होंने भी मुसलमानों को उम्मीदवारी दी। मैं उद्धव ठाकरे से उठे अपेक्षा तो कर नहीं रहा कि वो मुसलमानों को नुमाइंदगी देगा। इस बात को भी आप पहचान नहीं रहे कि भैया हमको अलग रखा जा रहा है, बगल में रखा जा रहा है,
सिस्टम के बाहर निकाला जा रहा है, और वंचित जो है वो आपको सिस्टम में रखना चाहती है, और इसलिए डॉक्टर अनवर को यहाँ पर उम्मीदवारी। कल ये भी हाथ अगर आपने थामा नहीं, वंचित का हाथ अगर मुसलमानों ने थामा नहीं, पकड़ नहीं लिया, झटपट नहीं लिया, तो फिर आपको कौन बचाने आए? मुझे कई मौलवी कहते इतिहास का दौरा था, मैंने कहा यार तू तो इतिहास छोड़ दे, तू कहां था गोधरा में, ये बता मुझे। इतिहास में जो लड़ गए वो लड़ गए, धर्म के नाम पे लड़ गए, इज्जत के नाम पे लड़ गए, इंसानियत के नाम पे लड़ गए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। हिजाब का मामला हुआ, आप कहां थे? औरंगजेब का मामला था, आप कहां थे? पैगंबर के बारे में अनशन लिखा गया था, तब आप कहां थे? मैं कहा इतिहास मुझे मत सिखाओ, आपकी आज की बात बता, वर्तमान की बात मुझे बता। और इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, मौका आपके हाथ में आया है, बीजेपी को हराने का मौका आपके हाथ में आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के 2.5 लाख वोट है जो हर उम्मीदवार को मिलेंगे, जो हर उम्मीदवार को मिलेंगे। आपके पास शक्कर के वोट है, जीत के वोट है, यही वोट अगर आपने मिला दिया तो बीजेपी हार गई। हारने के लिए कितना चाहिए, जीतने के लिए कितना चाहिए? 4 लाख वोट मिल गए तो यहां कैंडिडेट इस बार जीतेगा। वोटिंग का परसेंटेज कम होते जा रहा है, और उसकी वजह है जो लोग बीजेपी को आस लगा के बैठे कि ये बदलाव करेंगे, उनकी आशा जो है वो निराशा में बदल चुकी है। उनकी आशा जो है निराशा में बदल चुकी है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने इस देश को बड़ी संकट पे खड़ा किया। दिखा रहे थे कि हम मुसलमानों के खिलाफ, बात तो सही है कि मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ है, यह बात सही है, लेकिन असलियत में इनकी सरकार जो है वो अपने ही लोगों के खिलाफ, वो अपने ही लोगों के खिलाफ थी। आज जिसने वोट देके मोदी को पंतप्रधान बनाया, आज देश को सत्ता दिया, आज वही लड़का पूछ रहा है क्या वजह है, क्या वजह है कि इस देश के 17 लाख हिंदू परिवार देश छोड़ के चले गए। सिर्फ देश ही नहीं छोड़ा तो उसने नागरिकता भी छोड़ दी। क्या वजह है? उनको जवाब नहीं मिल रहा। आज उनको हम लोग जवाब दे रहे हैं कि ये वसूली का रास्ता, ईडी का इस्तेमाल हो रहा था, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा था, जीएसटी का इस्तेमाल हो रहा था, और वही लोग कह रहे थे कि भैया रेट डालकर ये हमारी इज्जत की नीलामी कर रहा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। उससे अच्छा है इससे छुटकारा, देश छोड़ के चले जाते तो भी कानून के अंदर, कानून के दायरे में होते। कानून के दायरे में होते और ये घसीट के उनको लिया। उन्होंने नागरिकता छोड़ दी। इसकी वजह यह है कि इसके कानून के बाहर जाना था। आज जिन वोटर ने इनको सत्ता में बिठाया, आज वही पूछ रहा है क्या वजह है कि आपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस
मानवता का ऑफिस जो है उसको वसूलीदार का ऑफिस बना। और इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ गिरते जा रहा है। मैं मुसलमानों से, अक़लियतों से और यहाँ फुले शाह अम्बेडकर वादी जो है उनसे ऐलान करता हूं, ये मौका आपके पास आया है, ये मौका आपके पास आया है बीजेपी को हराने का और डॉक्टर अनवर शेख को जिताने का। इस मौके का आप पूरा फायदा उठाएंगे और डॉक्टर अनवर शेख की निशानी, डॉक्टर अनवर शेख की निशानी, डॉक्टर अनवर शेख की निशानी प्रेशर कुकर 4 नंबर पर है। बटन दबाकर आप पूरी भारी वोटों से इसको जिताएंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।